हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंप्लीट सिलेंडर। ठीक है, तो ये जो बेलन है हम पढ़ेंगे ये कंप्लीट होगा। ये क्लास 10th की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले तो मैं सारे क्वेश्चंस बोर्ड की बुक से लूंगा जहां से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर दमदार सवाल होते हैं तो वहां से आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले बोर्ड की बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इन दोनों बुक का आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ये दोनों बुक मैंने पूरी सॉल्व कराई है। एक तो SD यादव है, ठीक है, जो कि अंक गणित है, SD यादव सत्यम की। शारदा की बुक है जिसका नाम शारदा। और एक है RS अग्रवाल, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। ठीक है, संख्यात्मक अभियोगिता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इन दोनों का सोल्यूशन मैंने करवाया है। तो आप चाहें तो इसका पूरा सोल्यूशन है। इसका मैंने थोड़ा कुछ छोड़ छोड़ के करवाया था उस समय। हालांकि मैं वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो जो आपको टफ लगते हैं। ठीक है, अलग अलग वीडियोस बना बना के, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। चलो, टेलीग्राम पे मैथ्स का डाउट ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है देखो भाई, बेलन क्या होता है, मैं बेलन पढ़ा रहा हूं आज। ठीक है, बेलन एक 3D फिगर है। 3D मतलब त्रिविमीय। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, उसका कोई मतलब भी नहीं है। देखो भाई, बेलन कैसे बनता है, तो बेलन, ये देखो बेलन, ये एक बेलन एक बेलनाकार फिगर है। हालांकि ये एक वृत्त है। ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है, एक सर्कल है। सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर अगर मैं एज इट इज, मतलब ऐसे की ऐसे अगर सर्कल रखता जाऊं, एक सर्कल है, फिर यहां मैंने दूसरा रख दिया, फिर मैंने तीसरा रख दिया, फिर मैंने चौथा रख दिया, पांचवा, छठा, समझ रहे होंगे आप, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो देखिए इसी सर्कल की क्या बन गई, एक कंप्लीट एक हाइट बन गई। ये जो बनी ना आकृति हमारी, ये हमारी बेलन है। और ये यहां से लगा करके समझा देता हूं आपको कहां से कहां तक। भाई ये पॉइंट है आपका ब्लैक वाला, और ये आपका सेंटर पॉइंट है इसका। तो ये सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो हाइट होती है हमारी। ठीक है, बेलन के अंदर होती है ये, बाहर से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, ये ऊंचाई होती है इसकी। और ये जो है इसका आधार वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो भाई इसका आधार जो है वो वृत्त के आकार का है। और इसके जो चारों तरफ मैंने ये जो गोल 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 राउंड बनाया ना इसके पूरे के, वो गोल गोल राउंड जो है वो इसका कहलाता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ। हम जानते हैं कि भाई आयत, आयत के अंदर क्या होता है, आयत मत सोचो आप कोई भी आकृति ऐसी जिसके अंदर कर्व्ड, मुड़ा हुआ अगर पृष्ठ हो बाहरी, तो उसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। और वक्र मतलब होता है कर्व। ठीक है, कर्व होता है वक्र, मतलब वक्र मतलब मुड़ा हुआ, कर्व हो जिसमें सीधी रेखा ना हो। ठीक है, जिसमें ऐसी मुड़ी हुई रेखा हो। तो भाई इसको हम कहते हैं कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, या कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठ मतलब उसके चारों तरफ का, चारों तरफ का मतलब बाहर बाहर का, जिसमें ऊपर और नीचे वाला जो ऊपर का एक छत है और नीचे का एक आधार है जो हमारा, उन दोनों को छोड़ दें तो बाकी का जो चारों तरफ की दीवारें हो गई हमारी, इसमें दीवारें है ही नहीं एक्चुअली, सब कर्व्ड एरिया है। वो जो भी गोल दीवारें हो गई, जैसा भी आप समझना चाहो बोलना चाहो, तो वो सारा एरिया जो गोल गोल है इसके, इस सिलेंडर के, वो सारा वक्र पृष्ठ कहलाता है। और अगर इसी वक्र पृष्ठ के अंदर ऊपर वाला जो कि एक वृत्त बना हुआ है, देखो यहाँ पे एक वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो कि ऊपर ढक्कन भी लगा सकते हो आप सर्कुलर, एज इट इज नीचे भी एक वृत्त है भाई। तो इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल भी अगर इसके अंदर हम जोड़ दें तो भाई ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो, मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखूंगा तो आकृति कैसी बनेगी मैं वो बताता हूं आपको। मैंने एनिमेशंस का यूज करके आपको समझाने का सोचा। ठीक है, तो मैं कुछ एनिमेशंस का यूज कर रहा हूं यहाँ पे। भाई बेलन क्या है, सिलेंडर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर। भाई देखो, जब ये आकृति थी इसके ऊपर में ऐसे 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 गोल 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 रखता गया तो हमारी जो आकृति है वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है भाई, कि एक के ऊपर ये पहला वाला था, इसके ऊपर ये दूसरा वाला रखा, फिर तीसरा रखा। तो इस प्रकार ये हमारी क्या हो गई, यहां से यहां तक की ये आपकी हाइट हो गई। ये आपका ऊपर एक वृत्त बन गया। ठीक है भाई, इस वृत्त का सेंटर पॉइंट ये है, यहां से लगा करके देखो नीचे भी एक वृत्त होगा जो उसकी पीछे वाली भुजा हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो उस वृत्त के केंद्र बिंदु तक की जो दूरी है वो हमारी हाइट कहलाती है। ठीक है, और वृत्त के अंदर हम जानते हैं भाई कि यहां से केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं।
तो भाई यही दो ही चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्मूला भी है, हालांकि मैं बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में। देखो भाई, अब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई ये बेलन बनता कैसे है। तो भाई देखो, बेलन को बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है आयत, ठीक है भाई। आयत को मोड़ करके ही बेलन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है देखो, समझो। ये देखो आप, ये हमारा एक आयत है, ठीक है भाई, और ये इसकी क्या मान ली मैंने, लंबाई। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और ये इसका बेस है, मतलब इसकी चौड़ाई मान सकते हो आप इसको, ठीक है, चौड़ाई ही है एक्चुअली। तो इसको हमने मोड़ा तो हमारा बेलन बना। अब ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके अंदर दो केस बनते हैं। जब हम उसको लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे और एक हम चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे। तो भाई पहला केस है लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर। देखो भाई, ये हमारा एक आयत है जिसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। भाई ये लंबाई है आपकी, यहां से यहां तक लंबाई। भाई कितना लंबा है वो। अच्छा, कोई लोग कहेंगे आयत तो ऐसे भी बनता है सर, हमने ऐसे भी देखा है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर लंबाई ये मानना पड़ेगी हमें, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लंबाई ही उसकी ज्यादा हो, लेकिन फिर कितना बेकार लगेगा ये आयत, ऐसा अजीब सा नहीं लगेगा फिर ये आपको आयत, ठीक है। इसलिए आकृति कुछ इस प्रकार बनाई जाती है, या फिर ये ऐसी बनाई जाती है ना भाई, ठीक है। चलो अब देखो, ये आपका बेलन है जिसकी ये लंबाई है आपकी, और ये आपकी क्या है, ब्रेथ, चौड़ाई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया इस बेलन को कि अपनी लंबाई के अनुदिश मोड़ा। मतलब ये जो लंबाई थी, मैंने यहां से इसको धकेलना शुरू किया ऐसे। तो भाई यहां से ये हिस्सा कहां चला गया, यहां आके मुड़ गया ऐसे। मतलब एक कंप्लीट सर्कल बन गया ऊपर भी, और कंप्लीट सर्कल बन गया नीचे भी। तो भाई मुझे बताओ कि ये यहां से यहां तक क्या थी, उसकी लंबाई थी। तो भाई यहां ये सेंटर पॉइंट बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट बनेगा। तो भाई यहां से लगा करके यहां तक की जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, वही तो हमारी लंबाई थी, बताओ मेरे को। तो ऊंचाई ही लंबाई होती है जब हम उसको लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं भाई। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हम किसी आयत को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं, मतलब लंबाई की दिशा में ही मोड़ते हैं, जिधर से लंबाई है उसकी उसी दिशा में मोड़ते हैं। भाई ये लंबाई है उसकी, तो इसी दिशा में मोड़ दो लंबाई के अनुदिश। तो लंबाई की दिशा में मोड़ेंगे तो जो हाइट होगी वही तो लंबाई होगी। और ये जो आधार है हमारा, भाई आधार कैसा बन गया, वृत्त बन गया। तो भाई जितनी चौड़ाई होगी हमारी इस आयत की, मतलब ये आयत के अंदर देखो डोर है ये, भाई ये समझो, यहां से लगा करके यहां तक ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो ये एक मान लो डोर है, एक तार है। तो इसी तार को मोड़ करके हमने एक वृत्त बना दिया छोटा सा। तो भाई मुझे बताओ कि जो आपने वृत्त बनाया, उस वृत्त की लंबाई भी तो इस चौड़ाई के बराबर ही होगी। लेकिन ये वृत्त की लंबाई को क्या कहते हैं हम, परिधि कहते हैं, 2πr। तो इस केस में जो चौड़ाई होगी हमारी वो परिधि बन जाएगी। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी एनिमेशन से समझाते हैं भाई। देखो ये जो आपकी लंबाई है, मैंने इसको इसके अनुदिश मोड़ा, ठीक है भाई। तो ये यहां से तो गोल 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 बन जाएगा ये, ठीक है। और गोल मिला करके एक बार मोड़ने पर ये पूरा ढक ले इसको। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इसकी चौड़ाई को इसके लंबाई के अनुदिश इस आयत को मोड़ा, और ऐसे मोड़ा कि ये गोल बन जाए कंप्लीट, ठीक है। तो भाई जैसे ही इसको मोड़ा तो मैंने ये जाके ऐसे करके ऐसे गोल बन गया और ये मिल गया, ठीक है। एज इट इज ये मिला। अब कैसे मिला इसको थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। देखो भाई, मैंने लंबाई के अनुदिश मोड़ा है इसको, तो ये आकृति बनेगी हमारी। समझ रहे हो भाई, देखो कि ये जो आपका बी है वो ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे मुड़ गया। तो ये बी आपका क्या बन गया भाई, ये वाला इसका सेंटर बन गया, ठीक है भाई। मतलब एक वृत्त की परिधि बन गई, ओके। और लंबाई ही आपकी क्या बन गई, ऊंचाई बन गई आपकी, ठीक है। तो हमने कैसे मोड़ा समझ गए अब आप। तो आयत से ही बेलन बनता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब चौड़ाई के अनुदिश अगर हम इसको मोड़ेंगे तो आकृति हमारी कैसी बनेगी। ये मान लो आपकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, और ये आपकी क्या है, लंबाई है। तो भाई मैंने यहाँ पर फिगर नहीं बनाया, लेकिन मैं बना करके बता देता हूँ आपको कि कैसे बनेगी और उसके अंदर हमें क्या लेना है और कैसे समझेंगे उसको। कि भाई अगर मैंने मान लो चौड़ाई, मतलब इस चौड़ाई के अनुदिश अगर मैंने इसको मोड़ा, तो भाई ये जो आपकी लंबाई है वो तो नीचे रह गई, ठीक है। तो आकृति तो हमारी ऐसी बनेगी ना, सेम। लेकिन ये वाली आपकी चौड़ाई थी, तो भाई यही आपकी चौड़ाई होगी, ठीक है भाई। तो इसकी चौड़ाई ही उसकी क्या हो जाएगी उस केस में, हाइट। तो भाई बी बराबर होगा यहाँ पे एच के, चौड़ाई हाइट के बराबर होगी। और जो आपकी लंबाई है वो लंबाई क्या बन जाएगी, इस बेलन की परिधि बन जाएगी भाई। तो भाई बेलन के जो बेस है, अरे भाई ये जो यहां से लगा करके यहां तक, मतलब ये पॉइंट ए से बी तक की जो तार है, ये जो तार है आपका लाल लाल तार, ये तार ही तो मैंने मोड़ करके ऐसा बनाया भाई।
यही तो हमारा तार है, और यही तार को आप ध्यान से समझो कि इसी तार को मोड़ दिया मैंने, तो भाई ये क्या बन गया, एक वृत्त की परिधि बन गई। तो भाई वृत्त की परिधि ही हमारी लंबाई के बराबर होगी, समझ रहे हो? ठीक है, वृत्त की परिधि हमारी लंबाई हो जाएगी। तो बस ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेस हाइट के बराबर होगा और यहाँ पे जो एल होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। भाई देखो इसके अंदर 3-4 फार्मूले बनते हैं। एक बनता है आयताकार कागज का क्षेत्र। देखो ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ है, और ये हमारा है आयतन। तो भाई इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हो। देखो भाई ये आपका बेलन है, ठीक है। मुझे बताओ आप कि ये किससे बना है? बेलन आपका आयत से मिलके बना है, ठीक है भाई। और एक चीज और ध्यान रखना, या फिर ऐसे समझो आप कि ये आपका बेलन था, इस बेलन के अंदर आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए ना, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ मतलब मुड़ा हुआ, तो ये तो हमारा ये बाहर वाला चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम जिसको कह सकते हैं। तो भाई बाहर वाला एरिया क्या है हमारा, यही है वक्र, और वक्राकार है, ये वक्र है मतलब एक क्या है, इसमें एक वृत्त है। देखो ये वृत्त है, तो ये वृत्त की परिधि एक प्रकार से, ठीक है, प्रकार से क्या, वही है, वृत्त की परिधि है ये, ठीक है। ये भाई बाहर बाहर क्या है, वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr। लेकिन ये तो सबसे पहले नीचे भी है, फिर उसके ऊपर भी है, फिर उसके ऊपर भी वृत्त की परिधि है, फिर वृत्त की परिधि ऊपर भी है। तो भाई ऐसे तो पता नहीं कितने ऊंची तक है वो, तो हमें नहीं पता कि कितनी हाइट तक है, इसलिए इसमें ऊंचाई का भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। तो आज के बाद ध्यान रखना कि कोई भी वस्तु जो कि 3D फिगर है, उसका अगर हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, तो भाई उसका वक्र पृष्ठ हम निकाल सकते हैं, उसके वक्र पृष्ठ निकलेगा उसका जो ये जो एरिया है हमारा वक्र पृष्ठ मतलब उसका जो परिधि है, परिधि गुणा ऊंचाई से। तो भाई बेलन है, तो बेलन की परिधि क्या हो गई, 2πr, और ऊंचाई तो h ही है। तो भाई ये याद रखने की जरूरत नहीं है। वक्र पृष्ठ तो वही वैसे चारों एरिया, और वो चारों तरफ का एरिया कैसा है, वक्राकार है, तो वक्र की परिधि 2πr होती है। और कितनी ऊंचाई तक है भाई, ऐसा 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 ऐसा, तो ये h ऊंचाई तक है, तो इंटू ऊंचाई कर दो भाई, ठीक है, आसान है। अब भाई दूसरी चीज समझो, अगर इसी 2πrh के अंदर, भाई ये तो हमारा वक्र पृष्ठ हो गया जो यहां से लगा करके यहां तक है, ये पूरा एरिया जो बीच बीच का ये बाहर का, ध्यान रखना अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर का। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ था। लेकिन अगर इसी के अंदर में ऊपर वाला, ऊपर क्या है, एक वृत्त है, देखो आप गौर से देख पा रहे होंगे, ये वृत्त, और नीचे भी क्या है, एक वृत्त है। भाई ये दोनों वृत्तों को अगर मैं इस वक्र के पृष्ठ में जोड़ दूं, मतलब 2πrh जो कि हमारा वक्र पृष्ठ था ये वाला, इसमें अगर मैं ऊपर का भी πr² जोड़ दूं और नीचे का भी πr² जोड़ दूं, तो भाई ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यही तो है भाई, देखो ये भाई 2πr कॉमन ले लो। अच्छा देखो ये πr² और πr², कितना πr² भाई, ये 2πr² हो गया, ठीक है, ये जोड़ दिया तो 2πr² हो गया। अब 2πr कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, h प्लस r या r प्लस h, ऐसे लिख लो। तो भाई यही तो है, देखो क्या याद रखने की जरूरत है, इसको बड़ा आसान है ये तो भाई। दोनों देखो ये याद नहीं हो ना तो भी चलेगा, क्योंकि भाई ये तो याद वैसे ही हो गया हमें। और ऊपर का इस जो भी वृत्त है उसका एरिया और नीचे वाले वृत्त का एरिया जो भी वक्र पृष्ठ है उसके अंदर जोड़ दोगे तो ही टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा। अच्छा आयतन क्या होता है भाई, तो आयतन होता है, देखो किसी भी 3D फिगर मतलब किसी भी त्रिविमीय आकृति का जो आयतन होता है, वो आयतन निकालने का फार्मूला है, आयतन बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई के, कि भाई उसका आधार कैसा है और ऊंचाई कैसी है। आयतन बराबर होगा आधार गुणा ऊंचाई के, ये रट डालना, जो भी फिगर हो, शंकु भी हो कोई भी हो, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार कैसा है इसका भाई, आधार है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr²। और वृत्त का क्षेत्रफल देखो भाई, यहाँ भी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, और ऐसे कितने सारे वृत्त मिला करके ये ऊपर तक की हाइट तक कवर है। तो भाई ऐसे पता नहीं कितने वृत्त के क्षेत्रफल मिला करके कितनी हाइट तक बना हुआ है, वही हमारा बेलन का आयतन। तो भाई यही तो है πr² इंटू h। तो h तो सब दूर आएगा, ये हम जानते हैं भाई। ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक है वक्र पृष्ठ, या कितनी ऊंचाई तक आयतन है उसका, और वक्र पृष्ठ है तो 2πr, और बेलन है तो उसका क्षेत्रफल पूछे मतलब आयतन, तो πr² लगाना है ऊंचाई के साथ, ठीक है भाई। तो चलिए अब खेलते हैं सवाल, ठीक है, कैसे सवाल है देख लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्लास के बेलन में 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो देखो भाई एक बेलन के आकार का एक ग्लास है,
ठीक है, गलत है क्या भाई? देख लो 9 हाइट तक पानी भरा हुआ है इसके अंदर, मान लो ये 9 हाइट है यहां तक इसकी, ठीक है भाई। चलो ये 9 हाइट है इसकी, यहां से यहां तक, ये 9 ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है कि बेलन का व्यास है 20, तो भाई रेडियस कितना हो गया 10, और ये पूरी हाइट है, टोटल हाइट उसकी, ठीक है। 8 सेंटीमीटर कोर का एक धातु का टुकड़ा पूर्ण रूप से डुबाया गया तो पानी कितना ऊपर उठेगा? भाई धातु का टुकड़ा है एक, जिसकी भुजा 8 है, जैसे इसने हमने डाला तो भाई ये पत्थर यहाँ आके ऐसे रह गया, तो भाई ये जो पानी यहाँ तक भरा हुआ था आपका, वो पानी अब उठ करके कुछ यहाँ तक आ गया, समझे आप? ठीक है भाई, तो ये पानी में वृद्धि हो गई यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। तो ये कितना ऊंचा बढ़ गया? मान लो h ऊंचा बढ़ गया, पहले 9 था, अभी कुछ ऊंचा उठ गया, तो भाई वही पूछ रहा है कि कितना ऊंचा उठा है, और पाई की वैल्यू रखना है 3.14। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये टुकड़ा कैसा है, किस रूप का होगा? तो भाई 8 सेंटीमीटर कोर का एक धातु का टुकड़ा डाला, तो भाई अगर एक ही साइड दे रखी हो तो वो घन होगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर 8 गुणा 3 गुणा 2 का टुकड़ा डाला तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, तो फिर यह घनाभ होता, ठीक है। लेकिन एक ही भुजा दी हुई है, इसका मतलब ये घन है जिसकी सारी भुजा बराबर है। तो मुझे बताओ कि जितना टुकड़ा अंदर डूबेगा, या जितने वजन का टुकड़ा अंदर डूबेगा, उतना ही वजन वो ऊपर उठा देगा, क्योंकि उतनी वजन का जो पानी है वो ऊपर उठा देगा, बाहर फेंक देगा। तो भाई इसका मतलब कह सकते हैं कि जो घन का जो टुकड़ा है उसका वजन, जो हमने अंदर फेंका पानी के बेलन के अंदर, तो उसका वजन बराबर होगा उस उठे हुए पानी के वजन के बराबर, मतलब उसके आयतन के बराबर होगा। तो भाई घन का आयतन हो गया हमारा 8, मतलब घन की भुजा है 8, तो 8 का क्यूब हो गया 512, तो घन का आयतन है 512, बराबर होगा वो उठे हुए पानी के आयतन के। तो भाई पानी कितना ऊपर उठा है? तो मुझे बताओ, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, तो पाई की वैल्यू है 3.14, तो पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या है हमारी 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, इंटू कितना ऊपर उठा है, तो भाई h। अब ध्यान रखना, कुछ लोग यहाँ 9 रख देंगे, तो भाई 9 तो नीचे वाली हाइट थी ना यार, इसको हमें क्या करना, भाई पानी 9 से कितना ऊपर उठा है वो पूछिए हाइट हमसे, तो भाई वो तो h मानी है हमने, ठीक है। तो कितना ऊपर उठेगा h, बस ये हमें सॉल्व करना है। तो 8 का क्यूब 512 हो गया, हम जानते हैं। अब भाई देखो 100 का गुणा करेंगे तो ये 314 बचेगा, क्योंकि दशमलव तो हट ही जाएगा। भाई अब हाइट निकालना है आपको, तो 512 को डिवाइड कर दो 314 से, तो भाई 312 एकम 312, 1 दशमलव कुछ आएगा आंसर, आप इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2 3 है, उनकी ऊंचाई ये है, वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात बताओ। भाई दो बेलन है, ये पहला वाला, दूसरा वाला। अच्छा इनका रेडियस कितना है? भाई इसका त्रिज्या है r1 बराबर 2, तो इसकी त्रिज्या है r2 बराबर 3। भाई r1 और r2 ये दो अलग अलग त्रिज्याएं हैं। इसमें ऊंचाई h1 बराबर है 5, इसमें ऊंचाई h2 बराबर है 3। तो उनके वक्र पृष्ठ और आयतन का क्षेत्रफल अनुपात बताना है, सॉरी। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा भाई? 2 पाई आर एच बटे 2 पाई आर एच, ये इन दोनों का वक्र पृष्ठ का आयतन होता है। तो मुझे बताओ 2 पाई से 2 पाई तो कटना है, और बराबर r इंटू एच करना है। तो भाई ये पहले का है r1h1 r2h2, भाई नीचे h22 है, 1 1 है ऊपर, तो 1 1 मतलब 2 गुणा 5 ऊपर, और नीचे 3 गुणा 3, तो ये ऊपर हो गया 5 दूना 10 बटे 3 तिया 9। तो भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया हमारा 10:9 में। अब इनके आयतन का अनुपात पूछा है, तो भाई आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बटे में पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ऊपर r1h1 है, नीचे r2h2 है। भाई पाई से पाई तो कटेगा, r1 का स्क्वायर, तो भाई r1 है हमारा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इंटू ऊंचाई h1 है 5, बटे में r2 का स्क्वायर, r2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, इंटू h2 हो गया 3। तो भाई ऊपर हो गया 5 चौके 20 और 9 तिया 27, तो 20 और 27 हमारा आयतन का अनुपात हो गया, और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो गया हमारा वो हो गया 10/9 में। तो भाई ये दोनों आंसर हो गए, जो पूछे वो हम टिक कर सकते हैं इसके। देखो भाई अगला सवाल देखते हैं, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 2:3 में। तो भाई देखो ये आपका रेडियस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, 2:3 में है। तो भाई ये पूरे नंबर नहीं है क्योंकि रेशो में है, तो ये कट पिट करके 2:3 बने होंगे, तो पूरा नंबर मान लो ये 2x था और ये 3x था।
अब बेलन का आयतन गिवन है और टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो भाई बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसकी वैल्यू है 16-17। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू, क्योंकि यहाँ 3.14 रखने का कहीं बोला नहीं है इसलिए हम ये रख सकते हैं, इंटू आर का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 3x, तो 3x बराबर 16-17। ठीक है भाई। अच्छा ये 3 11 से कट रहा है क्या, ये देखो 11 6 और 7 13, 7 6 13 और 2 गया 11, कट रहा है बिल्कुल। देखो 11 दूना 22, 11 एक कम 11, 5 बचा, 11 चौके 44, 11 7 77। ठीक है, 2 से तो नहीं कटेगा अब ये, 7 और 7 4 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा भाई, 3 चौके 12, 13 14, 2 3 9 27। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 दूना 8, तो एक्स क्यूब हो गया भाई। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर 49 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा उधर, इंटू 7 बटे 4 दूना 8। ठीक है, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 7 और इस 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा, तो 3 में से एक 7 बाहर आ गया और 2 में से एक 2 बाहर आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 7/2। भाई यहाँ x की जगह रख दो 7/2। भाई ये हो गया आपका रेडियस 7। ठीक है भाई, तो रेडियस हो गया आपका 7 और 7 या 21 का आधा, ये हो गई आपकी हाइट। 10.5 भी लिख सकता हूं मैं इसको, या मेरी मर्जी। ठीक है भाई, चलो अब ये पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर है हमारा 7, ब्रैकेट में है इंटू में आर प्लस एच, तो 7 प्लस 21/2। 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना हो गया 44 गुणा, भाई 7 दूना कितना होता है 14, तो 14 प्लस 21 कितना हो गया, 2 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35/2। 2 से कटेगा ये 22 बार, 2 इसको उधार दे दो तो 70 बचा, गुणा 11, तो 11 7 70, 770 आंसर हो गया हमारा इसका। 22 गुणा 35 कर लेना भाई, 770 ही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, चलिए 10 सेंटीमीटर ऊंचे और 4.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलन को बनाने के लिए इतने सेंटीमीटर व्यास और इतने सेंटीमीटर मोटे कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो भाई ध्यान रखना कि कोई भी बड़ी चीज बनाना हो, हमें बड़ी चीज बनाना हो छोटी चीजों से, तो संख्याएं कितनी होगी छोटी सी चीजों की। भाई ये 3 चीजें होती है कि भाई बड़े से घन को बनाना है तो छोटे छोटे घन कितने चाहिए, या बड़े से टैंक को भरना है तो छोटे छोटे बाल्टियां कितनी डालनी पड़ेगी। मतलब 3 चीजें होगी उसके अंदर कि भाई बाल्टियां कितनी डाली तो बाल्टियों की संख्या, और बड़ी टैंक या बड़ा कैपेसिटी या बड़ी वस्तु कितने की है, और छोटी वस्तु की क्षमता कितनी है जो उसको भर रही है या उसमें डाल रही है या उसको बना रही है। भाई 3 चीजें होती है इसके अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी वस्तु, हमें वस्तुओं की संख्या निकालना है कि भाई जैसे मान लो एक बिस्किट है 10 किलो का, मानने में क्या जा रहा है भाई, होता नहीं है, 10 किलो का एक बिस्किट है, मुझे 100 बिस्किट बनाने हैं, तो भाई कितने बिस्किट चाहिए हमें। तो भाई एक बिस्किट 10 किलो का है और मुझे 100 किलो के बिस्किट बनाने हैं, तो भाई मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कितने आ जाएंगे 10, और ये 10 क्या आया है, संख्या आई है उनकी। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि मैंने जब संख्या निकालना थी तो मैंने बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं, बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, ये थोड़ा कॉमन सेंस है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमने को नॉलेज हो तो ऐसे ही निकालते हैं हम सारी चीजें, है ना भाई। अभी मैंने बताया आपको कि 100 किलो के बिस्किट बनाने मुझे, और एक बिस्किट पड़ता है 10 किलो का, तो 10 किलो के कैसे कितने बिस्किट बनाऊं कि भाई 100 किलो का बड़ा बिस्किट बन जाए। तो भाई ये x जो कि हमने कितने बनाऊं, तो ये संख्या ही थी हमारी, तो संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 100 तो था उसके बटे में इस 10 किलो का भागी तो दूंगा उधर से, तो भाई 10 क्या आई, संख्या आ गई हमारी। तो भाई कोई ये रटने वाली चीज नहीं है, ये थोड़ा दिमाग लगा लें, और अगर हम याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। सवाल कई तरीके से बनता है कि संख्याएं निकालना है किसी भी वस्तुओं की, तो वो होगा बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन। सवाल यही है, इसलिए मैंने आपको बताना ज्यादा ठीक समझा इसको यहाँ। तो भाई देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो हाइट है आपकी 10, ऊंचाई है आपकी 4.5, अच्छा व्यास है 4.5, तो भाई त्रिज्या हो गई आपकी 4.5 की आधी होगी। ठीक है, तो 4.5/2। ठीक है,
इस व्यास के बेलन को बनाने में इतने व्यास के, मतलब छोटी, अब ये बड़ी वस्तु थी हमारी, ठीक है, अब छोटी वस्तु जिसमें रेडियस कितना हो गया 1.5 का आधा, और मोटाई मतलब कितना मोटा टुकड़े की आवश्यकता होगी, तो भाई मोटाई ही उसकी हाइट होगी इस केस में, ठीक है, 0.2, सारे सेंटीमीटर में है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन से भाग दे दो भाई, बेलन बना रहे हैं हम, ठीक है, तो बेलनाकार कितने टुकड़े चाहिए हमें, इतने त्रिज्या और इतनी ऊंचाई के, तो भाई बड़े बेलन को बनाने के लिए छोटे छोटे बेलन के कितने टुकड़े चाहिए, तो बस बड़ी वस्तु पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, भाई 4.5 का स्क्वायर तो 4.5/2 गुणा 4.5/2 इंटू एच, या आप इन दोनों को बराबर रख दो कि भाई ये बड़ी वस्तु का आयतन बराबर छोटी वस्तु का आयतन कितना हो गया 1.5 पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो 1.5/2 इंटू 1.5/2 इंटू हाइट 0.2, तो भाई ये हमारा बड़ी वस्तु का आयतन है और ये हमारी है छोटी वस्तु का आयतन, लेकिन छोटी वस्तु के आयतन के ऐसे कितने टुकड़े चाहिए, तो मान लो भाई कितने x टुकड़े चाहिए, तो मैंने गुणा x का कर दिया भाई, अब ठीक है, अब आसानी से समझना है इसको कि भाई पाई से तो पाई कट गया तो हटा दूं मैं इसको, अब देखना 15 से कटेगा 3 बार, 15 तिया 45, और भाई 3 बार सीधा ही कट जाएगा क्योंकि एक संख्या के बाद इधर भी दशमलव, एक संख्या के बाद इधर भी दशमलव, भाई 15 तिया 45, 3 से ये 3 बार कट गया इससे, ठीक है, भाई यहाँ देखना 0.2 है तो बटे में कुछ नहीं तो 10 लगा दिया, भाई 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 5 बार कट गया, ठीक है, तो 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5 तिया 15 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45, ठीक है भाई, तो 45 टुकड़ों की आवश्यकता होगी हमें। अच्छा सॉरी, ऊंचाई नहीं रखी मैंने इसमें, ऊंचाई यहाँ पे रखो ना 10, ये ऊंचाई भी तो रखना पड़ेगी भाई यहाँ पे 10, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 गुणा 10 450 टुकड़े, ठीक है, 450 टुकड़ों की आवश्यकता होगी छोटे छोटे हमें, ठीक है, ये बेहतरीन सवाल है, ठीक है, ये करो आप लोग। भाई एक आयताकार कागज है 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर का, भाई आयत के अंदर हमेशा जो पहली डायमेंशन होगी वो लंबाई होगी और दूसरी वाली चौड़ाई होगी और तीसरी एक और दे देगा तो वो ऊंचाई होगी भाई, ठीक है, तो लंबाई है आपकी 30, चौड़ाई है आपकी 18, ब्रेथ कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है, तो को एक बेलन के वक्र पृष्ठ के रूप में बदलना है, भाई ये देखो आपका आयत है जो हमने अभी सवाल करे वो तो बेसिक सवाल हो गए, इस तरह के सवाल एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, भाई इसकी 30 लंबाई है और 18 चौड़ाई है, ठीक है, या इस आयतन को मैं इस बेलन को मैं ऐसे भी बना सकता हूं भाई कि ये आपका आयत है और ये इसकी लंबाई है 30, तो ये इसकी क्या हो गई चौड़ाई हो गई भाई 18, कैसे भी बना लो यार कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है, अब मुझे बताओ आपकी लंबाई के अनुरूप लपेटने और चौड़ाई के अनुरूप मोड़ने से जो अलग अलग आयतन प्राप्त होंगे, देखो भाई अगर मैं एक बार लंबाई के अनुदिश मोड़ूंगा और एक बार मैं इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ूंगा तो दो अलग अलग हाइट और रेडियस मिलेगी हमें और दोनों का आयतन भी अलग अलग होगा, तो उन दोनों में अनुपात पूछा है हमसे, तो भाई पहले मैंने लंबाई के अनुदिश मोड़ा, तो भाई लंबाई के अनुदिश मोड़ूंगा मैं तो मुझे पता है कि एल ही एच के बराबर होगा, मतलब ये जो लंबाई है 30 वही हाइट होगी हमारी, तो एल बराबर होगा एच के, और जो बेस होगा हमारा जो यहाँ पे ये आधार है वो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब वृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी 2 पाई आर 18 के बराबर, तो भाई 2 पाई आर हो गया 18 के बराबर, तो 2 से कटेगा ये 9 बार, ठीक है भाई, और पाई बटे में चला जाएगा तो रेडियस हो गया हमारा 9 पाई, ठीक है, और ऊंचाई हमारी कितनी है भाई, यहाँ पे ऊंचाई है हमारी 30, तो भाई बेलन का आयतन होगा पाई इंटू आर का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 इंटू पाई स्क्वायर, तो स्क्वायर से पाई कट गया इंटू एच, तो भाई 81 बटा पाई गुणा 30, ये हमारा आयतन हो गया भाई, ठीक है, तो एक तो ये है, दूसरा वाला, अब दूसरे, अब मान लो ऐसे न मोड़ करके इसको, भाई ये 30 है आपकी, अब मैंने ऐसे मोड़ा इसको, ठीक है भाई, ये आयताकार कागज है आपका, तो भाई अब मुझे एक बात बताओ आप कि अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा लंबाई के अनुदिश सॉरी चौड़ाई के अनुदिश, तो पहले मैं इसको बना लेता हूं यार, ठीक है, भैया आपका 30 है लंबाई, तो ये आपकी चौड़ाई कितनी है 18, अब मैंने ऐसे मोड़ा इसको चौड़ाई के अनुदिश, तो भाई
बेलन तो हमारा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखना, बेलन तो हमारा ऐसा ही बनेगा, लेकिन अब ये जो 30 था ये मुड़ करके वृत्त की परिधि बन गया, तो भाई अब 2 पाई आर कितने के बराबर होगा, अब 30 के बराबर होगा। तो भाई 2 से कटेगा 30 15 बार, तो रेडियस हमारी कितनी आएगी इस बार 15 पाई, 15 बटे पाई, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है भाई, तो ऊंचाई अभी जितनी हाइट थी यहां पर, यही हाइट हो जाएगी हमारी 18 यहां से यहां तक, तो भाई 18 हाइट हो गई। तो 18 हाइट हो गई, तो इस बेलन का आयतन कितना होगा भाई, तो ये होगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 15 गुणा 15 बटे पाई गुणा पाई, तो पाई इंटू पाई से एक पाई तो कट जाएगा, इंटू ऊंचाई हमारी 18। तो इन दोनों का आयतन हमसे पूछा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो भाई इन दोनों का रेशो निकालना है हमें, ठीक है। तो भाई अब हमारे सामने दोनों वॉल्यूम आ चुके हैं। सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था और मजेदार था, ठीक है भाई, मैंने तरीके आपको बेस्ट बताया है। अब इन दोनों का वॉल्यूम आप इक्वेट कर दो भाई। तो पहले लंबाई के अनुदिश मोड़ा है, तो भाई लंबाई के अनुदिश मोड़ने पे से हमारा आयतन ये आया था, तो 81 बटा पाई इंटू 30 बराबर 15 गुणा 15 गुणा 18 बटा पाई। अनुपात निकालना है, तो ये अनुपात भाई पाई से पाई कट गया, और 15 दूना 30 दो बार कटता है, ठीक है। 2 से कटेगा ये 9 बार, अच्छा 9 से कटेगा ये 9 बार, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, भाई 3:5 में जो हमारे इन दोनों के मतलब आयताकार कागज को एक बार लंबाई के अनुदिश और एक बार चौड़ाई के अनुदिश अगर हम मोड़ेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3:5 में होगा, ठीक है भाई। तो लंबाई के अनुदिश अगर हमने मोड़ा है इसको, तो हमारा आंसर आएगा 3:5। अच्छा, इसके अंदर खोखला बेलन भी होता है, ठीक है भाई। अभी हम बोर्ड की बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोर्ड की बुक से पढ़ रहे हैं, अभी हम एनसीईआरटी बाद में देखेंगे, पहले बेसिक क्लियर कर लो अपना। एक खोखला बेलन कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा, ये आपकी हाइट है। देखो खोखला बेलन को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे एक्चुअली, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा भाई, यही बेलन है आपका, वो आकृति थी बेलन हमारा, वो ठोस था, लेकिन अगर मान लो अंदर से खोखला होगा, तो भाई खोखला होगा तो फिर ये ऐसे बनेगी आकृति इसकी। भाई ये यहाँ पे ये इतना सारा खोखला एरिया है ये भाई, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ इसके अंदर, ये भाई बेलन है, तो भाई ये यहाँ से डाल सकता हूँ इसके अंदर, तो भाई ये खोखला है बस। तो क्या है यहाँ पर एक चीज समझने वाली है बस, कि भाई यहाँ पर इसका सेंटर तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 वृत्त बनेंगे, तो 2 त्रिज्याएं होगी, बाकी हाइट वाइट सब कुछ फॉर्मूला भी वही सब कुछ होगा। हाँ, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और वो रटने की जरूरत नहीं, याद भी नहीं रखना, वो भी मैं समझा दूंगा कैसे होगा भाई। देखो यहाँ पे ये आपकी त्रिज्या R1 मान लो, तो भाई ये आपकी R2 हो गई, समझ रहे हो, R1 और R2 हो गई। तो भाई इसके अंदर देखो मैं एक चीज बताता हूं यार, कोई फर्क नहीं है इसका, सीधा सवाल कराऊंगा तो सब समझ में आएगा अपने आप आपको। इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं भाई, वक्र पृष्ठ देख लो इसका। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या था, सिर्फ ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ था 2 पाई आर एच, और यहाँ पे क्या आ गया 2 पाई R1 प्लस R2H। क्यों आ गया R1 प्लस R2, क्योंकि भाई इसके अंदर 2 त्रिज्या हो गई, एक R1 और एक R2, तो भाई R की जगह R1 प्लस R2 रख दो, सीधा आंसर है, ठीक है भाई। तो वक्र पृष्ठ के अंदर हमारी दोनों त्रिज्याएं जुड़ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार सवाल कर लेते हैं हम एक, ठीक है, वक्र पृष्ठ पे आधारित। भाई खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 12 है और भीतरी त्रिज्या 10 है, तो भाई देखो ये भाई ये बाहरी त्रिज्या खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 12 है, तो भाई बाहर की त्रिज्या यहां से यहां तक की 12 है और अंदर की त्रिज्या 10 है, तो उसकी ऊंचाई 21 है, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ आप कि इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो इसके चारों तरफ है, तो भाई चारों तरफ के एरिया क्या होगा भाई, सीधा है 2 इंटू पाई इंटू R1 प्लस R2, भाई 12 और 10 22 इंटू ऊंचाई 21, भाई 7 तिया 21, और सीधा 3 दूना 6, 6 गुणा 22 गुणा 22, सीधा आंसर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। खोखले बेलन की ऊंचाई 14 है, बाहरी व्यास 16 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ यह है, तो भीतरी व्यास क्या है। देखो भाई इसको ध्यान से समझना, ये आपका बेलन है, भाई इसकी ऊंचाई है 14, बाहरी व्यास 16 है, मतलब इसके अंदर खोखला है ना ये एक्चुअली, तो भाई ये जो बाहर का व्यास है वो 16 है आपका, यहां से यहां तक का,
ठीक है भाई। और व्यास 16 है तो त्रिज्या हमारी आधी होगी 8, बाहरी त्रिज्या हो गई 8, तो भाई बाहरी अंदरी त्रिज्या तो 8 से भी छोटी आएगी, है ना भाई, 8 से छोटी आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब मुझे बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ हमारा इतना है, तो भाई हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 2 इंटू पाई इंटू R1 प्लस R2, तो भाई R1 है हमारा 8 प्लस R2 नहीं पता इंटू H बराबर कितना है 1320, और ऊंचाई H है हमारी 14, तो भाई सामने है तो 7 से 14 कटेगा 2 बार, तो भाई 2 गुणा 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88, तो 8 प्लस R2 बराबर 132 0 बटे 88, या 11 गुणा 8 लिख सकता हूँ इसको भाई, 11 से कटेगा ये 11 एकम 11, 11 दूना 22 0, 15 8 120 होता है 15, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई 15 माइनस 8 मतलब 7, तो भाई जो बाहरी त्रिज्या है उसकी सॉरी आंतरिक त्रिज्या वो 7 हो गई। तो भाई सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज ही तो रखना है, डरने की जरूरत क्या है इसके अंदर। देखो भाई खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई ये भी याद नहीं रखना है भाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई r प्लस h, ठीक है भाई। यहां पे देखो इस 2 पाई कॉमन ले लो, एक काम करो यहाँ पे, तो भाई 2 पाई कॉमन ले लो, तो भाई यहां पर क्या बनेगा, अच्छा ये यहां पर भी तो वही चीज है भाई, अलग क्या है, देखो ये R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, तो भाई 2 पाई R कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 2 पाई और R की जगह यहाँ पे क्या है R1 प्लस R2, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। तो भाई यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर ये H बच गया, H प्लस यहाँ पर R1 माइनस R2 ये बच जाएगा बस। तो भाई आप ये भी याद रख सकते हो कि 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस, मतलब H और ये जो अंदर का जो R बचा है एक, वो R माइनस 2 होगा, है ना, संपूर्ण पृष्ठ के अंदर। बस ये चीजें ध्यान रखना है, देखो फार्मूला में याद न रखो आप, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं आपको कि आप आसानी से उनको याद रख पाए, ठीक है भाई। तो देखो सवाल भी आ गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, भाई निकाल लो इसको, कोई बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो भाई देखो 2 इंटू पाई इंटू R की जगह है R1 प्लस R2 12 और 10 22 इंटू R प्लस H, तो H कितना है भाई 21, और प्लस R की जगह रखना है R1 माइनस R2, तो बड़ी माइनस छोटी 12 माइनस 10 मतलब 2 सीधा, तो 21 और 2 कितना हो गया 23, भाई सीधा लिख दो ये। तो भाई इसमें क्या करना, आप कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेट करना है, दशमलव में आंसर आएगा आपका इस सवाल का, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं है ना। 7 से इसको डिवाइड कर दो चलो, तो 3.14 आ गया, 23 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 3.14, ये आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा तो करना ही पड़ेगा। अब जो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो भाई वो हम जानते हैं पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई और R की जगह मैंने आपको बताया है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, भाई R का स्क्वायर है तो भाई एक बार माइनस में एक बार प्लस में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो R1 माइनस R2 का या बड़ी वैल्यू का स्क्वायर माइनस छोटी वैल्यू का स्क्वायर, R में बस ये चीजें ध्यान रखना है, रटना नहीं है इन फॉर्मूलाज को। और H तो यहाँ आ गया आपका, पाई भी है तो पाई R स्क्वायर H, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना है भाई। इस पे आधारित एक सवाल भी करा देता हूं मैं कि भाई देखो एक खोखले बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई ये है, तो ठोस भाग का आयतन बताओ, तो भाई पाई R स्क्वायर, मतलब एक बार इन दोनों का स्क्वायर, एक बार इन दोनों का जोड़ इंटू एक बार इन दोनों का डिफरेंस, तो भाई 15 प्लस 13, तो 2 5 और 3 8 इंटू एक बार इन दोनों को घटा दो 15 माइनस 13, मतलब आ गया ये 13 14 15, 2 बचा इंटू ऊंचाई 28, 7 चौके 28, बस 22 गुणा 4 22 चौके 88 गुणा 28, मल्टीप्लाई तो करना है भाई, ये भी आसान सवाल है, ये भी आप कर ही लेंगे, ठीक है भाई। चलो खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर इतना है, तो आयतन यह है, तो बेलन की ऊंचाई बताओ भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्याओं का अंतर, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर गिवन है 56, और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और वॉल्यूम हमें गिवन है,
तो भाई वॉल्यूम गिवन है ना, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला रखो भाई आप। भाई आयतन क्या होता है भाई खोखले बेलन का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होता है R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच, बराबर है आपका 1760। तो भाई ये वैल्यूज आपकी कितनी गिवन है भाई, यहाँ पे देखो ये है 56, तो भाई इस पूरे को हटा करके मैं 56 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 7 8 56 होता है। अब इसको 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चंग 66, 0, 8 दूना 16 20, और 2 से 20 कटेगा 10, तो हाइट हो गई आपकी 10, ठीक है। ये सरल सरल सवाल थे हमारे। अब चैप्टर के जो एक्सरसाइज के सवाल हैं ये है हमारे सामने, ठीक है भाई। तो अब मुझे नहीं लगता कि यार आपको दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि हमने एक एक टाइप के सारे सवाल कर ही लिए हैं इसके आधारित, जितने भी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो, ठीक है। तो चलो करते हैं, 4-5 सवाल हैं इसके अंदर, ज्यादा सवाल नहीं है, और इसके बाद ही हम ये चैप्टर आज यहाँ खत्म कर देंगे। मतलब ये चैप्टर बोर्ड की बुक से खत्म होगा, एनसीईआरटी से हम कल करेंगे इसको, डोंट वरी, ठीक है। सारे टाइप कवर होंगे, सब कुछ कवर होगा, कोई डाउट बचेगा नहीं। एक बात बता दूं, नोट्स बना लेना, इतना बेहतरीन चीज है कहीं और नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत कम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, ठीक है, और ये चीजें उनको एक साथ मिलेगी भी नहीं कहीं। खैर अपनी अपनी मर्जी है, जितने लोग पढ़ना चाहें इतनी बेहतरीन चीज और कहीं नहीं मिलेगी। अगर मैं इसी को पेड कोर्स में बना के बेच दूंगा ना, तो बहुत सारे लोग खरीद लेंगे। तो भाई फर्क है अपना अपना, ये है ना। यही चीजें मैं पैसे में बेचूंगा तो आप फटाफट ले लेंगे, यही फ्री में मिल रही है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखो, एक धातु के खोखले बेलन जिसके दोनों सिरे खुले हैं, भाई खुला है ऊपर से भी और नीचे से भी, बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 5 है, ऊंचाई ये है। संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बताओ भाई। भाई संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बड़ा आसान, ठीक है, हमने अभी देखा फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू पाई इंटू, यहां पर है हमारा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच, या फिर हम R1 माइनस R2 भी तो लिख सकते हैं सीधा इसकी जगह, है ना। 2 पाई R प्लस एच होता है, तो भाई 2 पाई R की जगह रख दो आप इन दोनों को जोड़ के, भाई 8 और 5 13 इंटू 2 पाई R हो गया। अब R प्लस एच, तो अब R जो होगा वो डिफरेंस होगा इन दोनों का, तो भाई 8 का स्क्वायर मतलब यहां आएगा R1, देखो मैं फॉर्मूला लिख दूं यार पहले, तो 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में H प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, भाई ये है, ठीक है। तो बस यही है, 2 पाई 13 कैसे आया, R1 प्लस R2 मतलब 5 और 8 13, और ब्रैकेट में है R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, भाई R1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस H है आपका 10, ठीक है भाई। तो देखो अब सवाल कर ही लेते हैं इसको भी हम आगे, ठीक है। देखो 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 13 इंटू 8 माइनस 5 3 इंटू 8 और 5 13 प्लस 10, तो भाई ये हो गया आपका ब्रैकेट के अंदर 13 10 कितना हो गया 23, सीधा लिख दू 23। भाई 22 बटा 7 की वैल्यू होती है 3.14, तो इन नंबर्स का, बड़े नंबर्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। ये हो जाएगा 23। भाई सवाल अगर पाई में पूछे तो पाई में लगा देना, और अगर नंबर में पूछे तो आप एक काम करो, इसको पाई में निकाल लो भाई, ये पाई ही रहने दो इसको, है ना। 22 बटा 7 को पाई रहने दो, तो भाई 23 क्या कितना हो गया 69, और 13 दूना कितना हो गया 26, तो 26 गुणा 69 पाई, ये आंसर हो गया आपका भाई, ठीक है। कैलकुलेट करने का पूछे तो करना है ना हमें, अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है उस चीज की। 42 सेंटीमीटर चौड़े और एक रोलर की गोलाई वाले दीवार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। देखो 42 सेंटीमीटर चौड़े, एक रोलर की गोलाई वाले दीवार की परिधि इतनी है, यह 2 सेंटीमीटर मोटे लोहे का बना है। लोहे का आयतन ज्ञात करो यदि 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की दर क्यूब की दर से लोहे का भार क्या होगा। देखो भाई सब चीजें संकेत ही दे दिया हमें, तो भाई एक चीज समझो। अब देखो ये रोलर है हमारा, ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या है चीजें, मैं क्लियर कर दूं इसमें, इसलिए मैंने ये आकृति बना ली ऑलरेडी। भाई 42 सेंटीमीटर चौड़े एक रोलर की गोलाई, तो भाई 42 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई यहां से लगा के यहां तक की इसकी चौड़ाई, मतलब हाइट ही हो गई आपकी, ठीक है।
तो आपकी चौड़ाई कितनी हो गई, h बराबर 22, मतलब चौड़ा कितना यहां से लगा के यहां तक का, ये 42, ठीक है 42। तो भाई हाइट तो ऑलरेडी गिवन है उसने। अच्छा, दीवार की परिधि है 132, तो भाई इसकी परिधि कैसी है भाई, आप देखो वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि देखो 2 पाई आर, 132 दे रखी है, तो भाई 2 पाई, पाई होता है 22/7 इंटू आर, लेकिन यहाँ पर दो त्रिज्याएं होती है भाई, एक होती है आपकी R1 और एक होती है आपकी यहां से लगा के कंप्लीट R2, और ये जो बीच का एरिया है, मतलब यहां से लगा के यहां तक का ये वाला एरिया, ये वही जो एरिया होता है वो आपका R2 और R1 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यह 2 सेंटीमीटर मोटे लोहे का बना है। भाई ये जो आपकी मोटाई है, ये वाली दिख रहा होगा आपको, ये वाली मोटाई, यही तो R1 और R2 का डिफरेंस है, और यही हमारा 2 गिवन है हमें, ठीक है भाई। तो देखो अब 2 पाई आर हमारा है 132, तो 2 पाई, अच्छा 22 से 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 12 से ये 2 बार, ये 4 से काट दो 3 बार, तो R बराबर आ गया 7 या 21। तो भाई अगर एक R1 आ चुका है हमारा 21, ठीक है, तो हम दूसरा वाला निकाल सकते हैं डेफिनेटली। भाई दूसरा वाला क्या होगा, ये R1 कंप्लीट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये पूरा R1 है हमारा, यहां से यहां तक R1, और ये R2 हमारा अंदर का है, तो R1 और R2 का डिफरेंस 2 है, तो भाई R1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 21 है, तो यहाँ पे R1 में 21 रख दूंगा, तो देखो R2 हम निकाल सकते हैं भाई, सॉरी R2 माइनस R1 का डिफरेंस, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई R1 अगर पूरा यहां से यहां तक 21 है आपका, और 2 इधर रह गया, तो अंदर अंदर का कितना बचा, 19, तो भाई R1 अगर 21 है तो R2 कितना हो गया आपका 19, ठीक है, 19 20 21 2 बचा, है ना, दो, तो ही तो 2 मोटाई होगी भाई, ये यहां से यहां तक का 19 और पूरा 21, तो ये 2 इसीलिए तो बढ़ गया 19 से 20 21 2, क्योंकि 2 उसकी मोटाई थी, ठीक है। चलो भाई अब देखो उसका आयतन हमें बताना है, ओके, रेडियस हमें गिवन है, हाइट भी हमें 42 गिवन है, तो भाई हम अब हमें इस रोलर मतलब वही खोखला बेलन, तो उसका आयतन हम निकाल सकते हैं भाई, वो होता है पाई, मतलब रख दो वैल्यू पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच, तो एच हमारा कितना है 42 इंटू आर का स्क्वायर, भाई 2 आर है यहाँ पे, एक बार जोड़ के लिख दो एक बार घटा के लिख दो, भाई इनको जोड़ दो एक बार, तो 9 और 1 10 की 0, 1 बचा, 2 3 और 1 4, 40 इंटू एक बार घटा के लिख दो तो 2 बचेगा, भाई 7 छंग 42 आ गया, तो ये हो गया 4 दूना 8, 8 छंग 48, भाई 480 गुणा 22, ठीक है। ये इतना किस में आया है भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब 3 बार इसका सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब ये आया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है भाई। और इतने ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से लोहे का भार क्या होगा, तो भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वजन है, 8.4 ग्राम, ठीक है भाई। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा भाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 480 गुणा 22 का, ठीक है भाई, 480 गुणा 22 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। तो 480 गुणा 22 का मल्टीप्लाई किया तो भाई ये वैल्यूज हमारी पूरी आ जाएगी ग्राम में, और वही हमारा आंसर होगा। अच्छा सवाल में ग्राम में पूछा हो तो सिर्फ गुणा करना, जो आंसर आएगा वो ग्राम में, और अगर किलोग्राम में पूछे तो इस नंबर का गुणा करने के बाद जो संख्या है उसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर किलोग्राम में आ जाएगा। ओके भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, एक रोलर का व्यास है 80, तो भाई रोलर की त्रिज्या कितनी हो गई 40, लंबाई उसकी गिवन है हमें 126, मतलब उसकी हाइट गिवन है हमें 126। भाई एक खेल के मैदान को एक बार पूरा समतल करने में 750 चक्कर लगाता है, 750 बार चक्कर लगाता है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताओ। देखो भाई रोलर हमारा है ऐसा, तो भाई चलेगा किस पे, वो अपने वक्र पृष्ठ पे ही चलता है भाई, ऐसे गोल 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 चलेगा, तो ठीक है। हमने सबने देखा है रोलर चलते हुए रोड बनाते समय, ठीक है। तो जो रोलर चलता है भाई तो वो अपने वक्र पृष्ठ पे चलेगा, तो भाई उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है, और वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच, ठीक है भाई। यहां पर उसने खोखला, देखो वो खोखला नहीं होता है, बस ये चीजें समझना है हमें कि जो रोलर होता है हमारा वो ठोस होता है, खोखला नहीं होता जब तक वो कहा ना जाए। जैसे हमारा पिछला सवाल था भाई कि एक ऐसा रोलर है जिसकी मोटाई इतने लोहे से बना है, तो भाई मैं R1 और R2 इंट्रोड्यूस करूंगा। अब उसने कुछ बोला ही नहीं है मुझे कि भाई कितनी मोटाई है उसकी क्या है, तो भाई मैं सीधा फिर 2 पाई आर एच रखूंगा जो कि बेलन का है, क्योंकि जो रोलर होता है वो बेलनाकार भी होता है और
जो खोखला बेलन है उस तरह का भी होता है, लेकिन खोखले बेलन के लिए दो त्रिज्याएं होगी R1 और R2, और वो दोनों गिवन नहीं है, न उन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब उनकी मोटाई गिवन है वो भी नहीं है। तो मैं सवाल का 2πr1 + R2h वाला वो वाला फार्मूला खोखले वाला नहीं रखूंगा, बल्कि ये ठोस है क्योंकि ये पूरी चपटा कर रहा है, मैदान को समतल कर रहा है, इसलिए ये ठोस बेलन है, तो 2πrh रखूंगा मैं इसमें। ठीक है भाई, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो भाई 7 7 एकम 7, 5 बचा 7 अठी 56 भाई, 2 गुणा 22, 22 दूना 44 गुणा 18 चौके 72, 720 गुणा 22 दूना 44, 44 इंटू 720 भाई, ये नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ना वो एक चक्कर में चली गई दूरी है, क्योंकि ये परिधि ही तो है उसकी 2πrh, मतलब उसका वक्र पृष्ठ है, तो एक चक्कर में इतनी दूरी जाता है भाई वो, और ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाता है भाई 750 चक्कर। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर्स को 750 से डिवाइड करना पड़ेगा सीधा। ठीक है, ओ सॉरी 750 से गुणा करना पड़ेगा भाई, कि 750 में वो कितना दूर जाएगा। तो भाई 750 एक चक्कर में इतना, तो 750 में कितना, भाई ये हमारा आंसर आ जाएगा इससे। भाई ये सेंटीमीटर में है तो सारी वैल्यूज किस में आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब मुझे बताओ आप कि अगर मैं, अच्छा सवाल डिपेंड करता है आंसर हमारा किस प्रकार है। अगर सवाल में आंसर हमारा मीटर में पूछे या सेंटीमीटर में पूछे, तो सेंटीमीटर में तो यही आंसर होगा हमारा जो अब कैलकुलेट करेंगे, इतना बड़ा ये वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर मीटर में पूछे तो भाई मीटर में कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 का गुणा, फिर सेंटीमीटर में बचेगा, फिर 100 का गुणा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर अब मीटर में आएगा। भाई सेंटीमीटर स्क्वायर से ये फर्क पड़ता है भाई कि 2 बार हमें इसको सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 2 बार करनी पड़ेगी प्रक्रिया। अगर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होता तो मैं 1 और 100 का डिवाइड करता, ये सही समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ स्क्वायर है इसलिए मैंने 2 बार डिवाइड किया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए। अब ये 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 एकम 4, 4 एकम 4 भाई, 11 तिया 33 गुणा 72, तो 33 गुणा 72 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। भाई मीटर में पूछे तो ये आंसर है, और इसमें पूछे तो 200 हटा देना और ये आंसर है आपका। ठीक है भाई, जैसा सवाल पूछे वैसा आंसर हमारा होना चाहिए। एक बेलनाकार ट्यूब का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। भाई बेलन के आकार का एक ट्यूब है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। इसकी लंबाई हमारी 10 है भाई, उसकी हाइट हमारी कितनी है 10 है, बाहरी व्यास हमारा 8 है। तो मुझे बताओ बाहरी व्यास अगर 8 है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई भाई, तो बाहरी त्रिज्या मतलब जो बड़ी त्रिज्या है वो हो गई हमारी 4। तो अगर मोटाई उसकी 2 है तो भाई अगर 4 में से 2 घटा दूंगा तो दूसरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई, दूसरी त्रिज्या हो जाएगी हमारी 2। तो भाई दोनों त्रिज्याएं हमारे सामने हैं, एक अंदर वाली त्रिज्या 4, बाहर वाली त्रिज्या 4, अंदर वाली त्रिज्या 2। ठीक है, तो भाई अब आसान सवाल है, हमारा हाइट भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो भाई वो होता है 2πr r + h, तो 2 × पाई इंटू आर, आर होता है R1 + R2, तो 4 + 2 6 इंटू हाइट 2πr, अच्छा चलो 2πr हो गया, r + h। तो r में अब यहाँ R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर होता है भाई, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a + b, a - b, मतलब एक बार जोड़ के लिख दो तो 4 + 2 6 इंटू एक बार घटा के लिख दो 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और प्लस h, तो h है हमारा 10 भाई, तो 6 दूना 12, 12 10 कितना हो जाएगा 22, तो मैं सीधा 22 रख दूं यहाँ पे 22। तो भाई अब ये नंबर, अच्छा पाई में वैल्यू पूछे तो पाई ही रहने दो इसको। ठीक है भाई, 6 दूना 12, 12 गुणा 22, तो 22 गुणा 12 पाई, ये आपका आंसर होगा कैलकुलेट करने के बाद भाई। ठीक है, डिपेंड करता है कि आंसर हमारा किस तरीके से पूछा गया है भाई। 12 दूना 24 की 4, 2 बचा, 12 दूना 24, 25 26, 264 पाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इस प्रकार से। ये सवाल के अंदर अगर मैंने कोई गलती करी हो तो फिर आंसर अलग आ सकता है हमारा, वरना तो हमारा आंसर यही आएगा भाई। ठीक है, तो चलो एक बार मैं बेसिक फिर से मैं बता देता हूँ इसको मैंने कैसे किया, क्योंकि शॉर्टकट लिख दिया है मैंने। ठीक है, थोड़ा भाई मैं एक कहना ये चाह रहा हूँ कि इसकी बाहरी त्रिज्या 4 है, आंतरिक त्रिज्या 2 है, ऊंचाई उसकी 10 है। ठीक है, तो कंप्लीट फार्मूला इसका मैं लिखूं अगर वो जो हमने आपको बुक में बताया है, तो भाई वो है 2πr1 + R2 × h, और मैंने देखो 2π कॉमन लिया था, 2π है ना, तो ये 2π यहाँ भी रहेगा भाई, 2π कॉमन मत लो। ठीक है, और यहां बचेगा R1 - R2, और h तो एक ही बार था। ठीक है भाई, तो ये 2π कॉमन ले सकते हो, तो 2π कॉमन। अच्छा यहाँ R1² - R2² को मैं क्या लिख सकता हूँ, R + 1 × R - 1, R + 1, R1 - R2 और R1 - R2 प्लस R2 और -R2 वाला। ठीक है भाई, यहाँ पे 2π R1 + R2, 2π R1 + R2, ये पूरा कॉमन ले लिया,
तो R1 प्लस R2, तो ब्रैकेट में बचेगा H प्लस R1 माइनस R2। अच्छा मैंने गलत कर दिया था भाई अभी, ठीक है, मैंने शायद जोड़ के लिख दिया होगा उनको वहां पे, भाई गलत हो गया था। देखो भाई 2 पाई R1 प्लस R2, भाई दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो, 4 और 2 हो गया 6, इंटू ब्रैकेट में है H मतलब है 10 प्लस R1 माइनस R2, भाई 2 बचा ना, देखो गलत कर दिया था भाई मैंने, 10 और 2 हो गया 12, 12 छक 72, 72 दूना 144, तो 144 पाई आंसर होगा आपका भाई। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मैंने पता नहीं क्या 286 कुछ आ गया था मेरा, ठीक है, गलत हो गया था, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा भाई, ओके। अब भाई शंकु आ गया इसमें, तो पहले मैं एक काम करूंगा, आज ये बोर्ड की बुक का था, कल एनसीईआरटी की बुक से जितने भी बेलन के सवाल है हमारे, खोखला हो चाहे ठोस हो, जितने भी, वो हम कवर करेंगे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म कर देंगे। इसके बाद चैप्टर नहीं, मतलब बेलन का चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर हम शंकु पढ़ेंगे, शंकु कंप्लीट पढ़ाऊंगा, फिर शंकु को काटेंगे हम, ठीक है, फ्रस्टम बनाएंगे, फिर उसका पिरामिड प्रिज्म जो भी होगा इसके अंदर सारी चीजें मैं कवर करूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है। तो सारा पढ़ेंगे हम, चलिए बाय बाय।